तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में आपका। ये आज जो आपकी क्लास है ये 12वीं क्लास है और ये क्लास आपकी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। किसके लिए है? एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये क्लास है। 2 दिन से हम लोग एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने नेचर ऑफ नॉलेज पढ़ा था, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेस से हम ज्ञान एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं या कह लीजिए प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास चल रही है ये ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि एमएड कराती हैं, क्या कराती हैं, एमएड कराती हैं, उन सभी के लिए एक क्लास है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एक क्लास स्पेशल रूप से ऑर्गेनाइज की जाती है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटियां एमएड कराती हैं, लाइक वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, जितने भी हैं, सीएसजेएमयू, आरएमएलएयू, राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, सबके लिए है। क्योंकि सिलेबस आपका एक है तो यहाँ से पढ़ाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम के समय जो कुछ आपकी समस्याएं होंगी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से कवर हो जाए। जैसा कि हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़े थे, ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़े थे कि ज्ञान मीमांसा क्या है। जो ज्ञान की विवेचना करता है, वर्णन करता है, समीक्षा करता है, खोज करता है, विश्लेषण करता है, उसे हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। इंग्लिश टर्म हमने देखा था कि एपिस्टेमोलॉजी स्टीम धन लॉजी या लॉजिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साइंस ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत हमें ज्ञान के थ्योरी को पढ़ना होता है। ये सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इसको हम बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को। नेचर ऑफ नॉलेज में हम ये देखते हैं कि नॉलेज के मानदंड क्या होते हैं, किन मानदंड के आधार पे हम नॉलेज को नॉलेज बोल सकते हैं, यानी ज्ञान को निर्धारित करने वाले जो मानदंड हैं उसको हम नेचर ऑफ नॉलेज में पढ़ते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के स्रोत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम एक्सटेंट ऑफ नॉलेज और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज ये सब देखेंगे। टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय में संबंध, ज्ञान में त्रुटि की अवधारणा, और फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी में यदि आप ज्ञान के स्रोत को समझ गए, ज्ञान के स्वरूप यानी नेचर ऑफ नॉलेज को समझ गए, तो आधा एपिस्टेमोलॉजी तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज के ध्यान में कॉन्संट्रेट भटकने मत दीजिएगा, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही मेहनत करने के बाद PDF तैयार होती हैं, हम लोग कई कई घंटे पढ़ते हैं तब जाके आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ा पाते हैं। हम लोगों ने बहुत समय दिया है, अनुभव किया है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान क्लास में लगाए रखिएगा, और जो भी समझ नहीं आएगा क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया है। तो देखिए, ज्ञान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, आज का जो हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ नॉलेज, इसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, ज्ञान के स्रोत मतलब क्या कि ज्ञान हम किन किन सोर्सेस से इकट्ठा करते हैं, किन किन सोर्सेस से प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम वेस्टर्न ट्रेडिशन को भी देखेंगे और इंडियन ट्रेडिशन को भी देखेंगे कि वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है उसमें ज्ञान किन किन सोर्सेस से प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, और जो इंडियन ट्रेडिशन है उनमें ज्ञान किन किन सोर्सेस से प्राप्त करने पे बल दिया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है आपका, तो देखिए जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है आपका, इसमें 2 चीज़ों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पे बल दिया जाता है। एक तो बोला जाता है कि आप सेंस एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किससे? सेंस एक्सपीरियंस से। सेंस एक्सपीरियंस आप जानते हैं कि आपके पास 5 प्रकार की सेंसेस होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये हमारे पास 5 प्रकार की सेंसेस होती हैं, और इन सेंसेस के माध्यम से हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसे हम इंद्रिय अनुभव बोलते हैं।
और जो फिलोसोफर ये मानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरिसिस्ट बोलते हैं, ठीक, अनुभववादी बोलते हैं। और इसकी जो थ्योरी होती है कि यदि हम सेंसेस से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद बोलते हैं। अनुभववाद का मतलब ये होता है कि अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। एम्पिरिसिज्म के 4 टाइप होते हैं, साइकोलॉजिकल एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, रियलिस्ट, रेडिकल एम्पिरिज्म। 4 प्रकार के इसके प्रकार होते हैं, तो हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आप ये समझ लीजिए कि इसके 4 प्रकार होते हैं। और इसके जो समर्थक हैं, जो ऐसा मानते हैं कि अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ये ज्ञान अच्छा होता है, इसके समर्थक या इसकी जो वर्णन करते हैं, इसके पक्ष में बोलते हैं, वो लॉक हैं, बर्कले हैं, ह्यूम हैं। ये 3 फिलोसोफर हैं जो बोलते हैं एम्पिरिसिज्म का सपोर्ट करते हैं। तो पहला तो हम ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, सेंस एक्सपीरियंस के माध्यम से। ये बार बार कलर कैसे चेंज हो जा रहा है, दिक्कत की बात है। बार बार कलर चेंज होगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए यहाँ से एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं कि भैया लफड़ा ही ख़त्म हो जाए, ठीक। तो देखिए, पहला तो सेंस एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और जो सेंस एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं या इसकी जो थ्योरी है उसको हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। और जो इसमें फिलोसोफर इसका सपोर्ट करते हैं उनको हम एम्पिरिसिस्ट यानी अनुभववादी बोलते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, साइकोलॉजिकल एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, रियलिस्ट, रेडिकल एम्पिरिज्म। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं आपके लॉक, बर्कले और ह्यूम। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये फैक्ट है। अगर आप एमएड का एंट्रेंस दे रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी होगा। तो पहला तो हमने सेंस एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भाई हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। आई है, और इसके बाद आपका ईयर है, नोज है, और टंग है, त्वचा है। तो इन 5 सेंस से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब क्या होता है कि जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं वो ज्ञान पूर्णतः सत्य होगा, इस पर संशय होता है। कभी कभी हम आंखों से तो कुछ और देख लेते हैं, लेकिन रियल में वो चीज़ कुछ और होता है। हम नज़दीक जाते हैं तो वो चीज़ दूसरा निकल जाता है, या हमारे देखने में भ्रम हो सकता है, हमारे एहसास करने में भ्रम हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण किसका जन्म हुआ, रीजन का, कि भैया ज्ञान हम रीजन से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी तर्क करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लॉजिक करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहना था वेस्टर्न फिलोसोफर का। तो जो फिलोसोफर मानते हैं कि रीजनिंग करके ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए या रीजनिंग करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनलिस्ट बोलते हैं। और इसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनलिज्म बोलते हैं इसकी थ्योरी को। और हिंदी में रेशनलिज्म को क्या बोलेंगे, तर्कवाद। और जो फिलोसोफर रेशनलिज्म का सपोर्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तर्कवादी या बुद्धिवादी या रेशनलिस्ट बोलते हैं। रेशनलिज्म के जो सपोर्ट करते थे फिलोसोफर, वे इसमें प्लेटो भी आ जाते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज एक गणितज्ञ थे, तो ये भी इसमें सपोर्ट करते हैं। इनका भी मानना क्या है, ये गणितज्ञ थे तो इसलिए तर्क वाले चीज़ को सपोर्ट किए। और इनका कहना था कि ज्ञान क्या होता है कि हमको तर्क करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सेंस से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें भ्रम की संभावनाएं होती हैं। आँखों से देखा हुआ ज्ञान, त्वचा से महसूस किया हुआ ज्ञान, कानों से सुना हुआ ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन तर्क किया हुआ ज्ञान गलत नहीं हो सकता है। तो जो रेशनलिस्ट हैं उनको अच्छा माना जाता है ज़्यादा किनकी तुलना में, एम्पिरिसिस्ट की तुलना में माना जाता है। यानी कि रेशनलिज्म आपका प्लस, यानी इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसके तुलना में, एम्पिरिसिज्म के तुलना में। फिर इसके बाद इसमें कुछ चीज़ जान लीजिए कि जो रेशनलिज्म होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि इस रेशनलिज्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो नेसेसरी होता है, यूनिवर्सल होता है, सर्टेन होता है। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक होता है, सबके लिए सत्य होता है, सर्टेन यानी निश्चित होता है। तो रेशनलिज्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है इसको सबसे
महत्व ज़्यादा दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 + 2 बराबर क्या होता है 4। इसको आप किसी से भी पूछिए, कहीं पे भी ले जाइए, 2 + 2 बराबर 4 ही होगा, 6 नहीं हो सकता। तो ये हमारा रेशनलिज्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। इसके बाद स्क्वायर इज 4 साइड्स एंड ऑल इक्वल, कि वर्ग के 4 भुजाएं होती हैं और चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कैसा ज्ञान है, ये आपका यूनिवर्सल ज्ञान है। आप किसी से पूछिए, कहीं भी ले जाइए, कितना भी तर्क कर लीजिए, बदल नहीं सकता। तो इस प्रकार के ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इस प्रकार का जो सोर्स है ज्ञान प्राप्त करने का, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहला तो आपका माना जाता है कि भाई सेंस से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सेंस से प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या होता है, भ्रमित हो सकता है, उसके गलत होने की संभावना हो सकती है, उस पर संशय बरकरार रहता है, यानी संदेह होता है उस ज्ञान पे, क्योंकि आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ हर चीज़ सही नहीं होता है, लेकिन जो तर्क किया हुआ चीज़ होता है वो हमेशा सत्य होता है। तो सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड जो ज्ञान था, उसके भ्रमित होने के चलते, गलत होने की संभावना के चलते, संशयता के चलते रेशनलिज्म का जन्म हुआ। यानी फिर बोला गया कि अब हम तर्क करके ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और जब तर्क करके ज्ञान प्राप्त करने की बात हुई, यानी कि रीजन को जब ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स बताया गया, तो उसको क्या बोला गया, रेशनलिज्म बोला गया। और इसकी थ्योरी को जो एक्सेप्ट किए या इसकी थ्योरी का जो समर्थन किए, उसको रेशनलिस्ट बोला गया। इसमें आपके प्लेटो आ जाते हैं, डेकार्ट आ जाते हैं, स्पिनोजा आ जाते हैं, लाइबनिज आ जाते हैं। रेशनलिज्म में जो ज्ञान होता है वो नेसेसरी होता है, यूनिवर्सल होता है, सर्टेन होता है। और जो इम्प्रेसिज्म में ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, उसके गलत होने की संभावना होती है, उसमें भ्रमित का गुण पाया जाता है, यानी भ्रामक स्थितियां होती हैं, संशयता उसमें बरकरार रहता है, यानी संदेह भी उस ज्ञान पर होता है। तो ये जान लीजिए, रेशनलिस्ट और इम्प्रेसिस्ट दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के सोर्स के समर्थक हैं, जो फिलोसोफर हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के दो प्रकार के सोर्स हमने देखे कि एक तो रीजन से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और एक सेंस एक्सपीरियंस से। दोनों का हमने टर्म भी पढ़ा और दोनों का हमने देखा कि क्या विशेषता है। इसके बाद थोड़ा सा हम इम्प्रेसिज्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अनुभववाद का। तो एम्प्रेसिज्म का क्या एग्जाम्पल है, बोर्ड इज ब्लैक, कि श्यामपट काला है। तो श्यामपट काला है का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, उसकी एक आंखें हैं और आंखों के कांटेक्ट द्वारा उसको पता चलता है कि ये जो बोर्ड है वो कैसा है, ब्लैक है, कैसा है, ब्लैक है। तो वो आंखों से देख रहा है कि बोर्ड ब्लैक है, तो उसके आंखों से देखे जाने पे क्या हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो, बोर्ड वाइट हो लेकिन उसको दिख रहा है ब्लैक, तो इस टाइप का भी समस्या आ सकता है। तो आंखों से देखा हुआ चीज़ हर चीज़ मतलब सत्य नहीं होता है, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है। बोर्ड इज ब्लैक, तो जैसे आपने देख लिया कि बोर्ड क्या है, काला है, तो ज्ञान तो सत्य है, क्योंकि इतना गलती तो आप करेंगे नहीं कि बोर्ड काला है और आपको दिख लाल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि संशय की संभावना होती है कि भाई आंखों से देखा हुआ हर चीज़ सही नहीं होता है। जैसे कि एक रस्सी पड़ी हुई है और हम काफ़ी दूर से इस रस्सी को देख रहे हैं, तो इस रस्सी को हम क्या सांप भी समझ सकते हैं अगर सांप के कलर का ये रस्सी होगा तो। लेकिन जब वही हम दूर से हट के इसके पास में चले जाएंगे तो हमको समझ आएगा अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। क्या है, रस्सी है। तो आंखों से देखा हुआ हर चीज़ क्या होता है, सत्य नहीं होता है, उसमें संशय की संभावना होती है। तो जो एम्प्रेसिज्म है वो स्केप्टिसिज्म का जो एम्प्रेसिज्म है वो स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड है, यानी संशयवाद से रिलेटेड है। अनुभववाद से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें संशय की संभावना रहती है। मे बी ट्रू, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये द्वि वाली स्थिति रहती है, मतलब दो तरह की स्थिति रहती है कि भाई सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। पास से जाके देखेंगे तो कुछ और भी हो सकता है, दूर से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, इस टाइप की भी स्थिति हो सकती है। और इसके बाद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में
वो चेंज होने की उसकी संभावना रहती है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो ज्ञान हम प्राप्त किए हैं वो ज्ञान क्या होता है, चेंज भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए भाई किसी को मोतियाबिंद हुआ है, क्या हुआ है, मोतियाबिंद हुआ है, तो उसके आंखों को क्या होगा, परफेक्ट नहीं दिखेगा। क्या होगा, परफेक्ट नहीं दिखेगा। एक स्वस्थ आंखों से जिस प्रकार देखा जा सकता है और एक अस्वस्थ आंखों से जिस प्रकार देखा जा सकता है, दोनों में अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पे ज्ञान चेंज हो जाएगा, तो भ्रामक स्थितियां इसमें बनी रहती हैं, कॉन्ट्रिडिक्शन की संभावना रहती है, डाउट वाली स्थिति रहती है। पर इसमें नयानेस होता है, नयापन होता है इस प्रकार के ज्ञान में, कि जो सेंस बेस्ड हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर हमें ऐड होती है। जैसे 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4। इसको हम कितना बार भी करें ये आंसर यही ही रहेगा। लेकिन प्रत्यक्षीकरण वाले में क्या होता है, जितना ही हम उसको नज़दीक जाएंगे, पास जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नया देखने को मिल जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड हमने देखा क्या काला है, उसके पास हम गए और अच्छे से ऑब्जर्व किए तो हमको क्या पता चला, इसके 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट है और इस पे लिखा जाता है, तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड होता है, ये मे बी ट्रू हो सकता है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके जो ज्ञान है वो चेंज हो जाने की संभावना होती है, कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, डाउटफुल स्थिति होती है, न्यूनेस इसमें प्लस वाली विशेषता है, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली कैसी, माइनस वाली विशेषता इसकी है इम्प्रेसिज्म की। और रेशनलिज्म जो है आपका वो टोटल प्लस वाली उसमें व्यवस्था है, बस उसमें क्या है, न्यूनेस ऐड नहीं होता है, ये चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो ये हमने क्या देखा कि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 2 स्रोत बताए गए हैं, एक रीजन और एक सेंस एक्सपीरियंस। रीजन जो रीजन से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इस विधि को या इस थ्योरी को रेशनलिज्म बोला जाता है, और अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके थ्योरी को इम्प्रेसिज्म बोला जाता है। रेशनलिज्म का जो सपोर्ट करते हैं उनको रेशनलिस्ट बोला जाता है, और जो एम्प्रेसिज्म का सपोर्ट करते हैं उनको एम्प्रेसिस्ट बोला जाता है। यानी कि आप हिंदी में यदि समझेंगे तो तर्क और इंद्रिय अनुभव 2 प्रकार के स्रोत बताए गए हैं। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के तर्क के आधार पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान को हम तर्कवाद बोलते हैं, अनुभव के आधार पर प्राप्त किए हुए ज्ञान को हम अनुभववाद बोलते हैं। तर्कवाद को सपोर्ट करने वाले तर्कवादी कहलाते हैं, अनुभववाद को सपोर्ट करने वाले अनुभववादी कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तर्कवाद को सपोर्ट करने वाले प्लेटो, डेकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज हैं, और अनुभववाद को सपोर्ट करने वाले जो फिलोसोफर हैं वो हैं आपके लॉक, बर्कले, होम हैं। ठीक, तो ये पाश्चात्य दर्शन को हमने देखा। और एक और दार्शनिक हुए, जर्मन के ही पाश्चात्य दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक कांट, जो कि रेशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म दोनों को मानते थे, दोनों को ये मानते थे, बोथ साइड्स इनका सपोर्ट था। ये बोलते थे कि जो ज्ञान है वो तर्कवाद पे भी आधारित होता है, अनुभववाद पे भी आधारित होता है। दोनों के स्रोतों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दोनों के स्रोतों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनका मानना था कि जो नॉलेज है उसमें न्यूनेस भी होता है, नेसेसिटी भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है, नयापन भी होता है, जरूरी भी होता है, सार्वभौमिक भी होता है। तो जो कांट थे वो रेशनलिज्म को भी सपोर्ट करते थे और उसी के साथ साथ एम्प्रेसिज्म को भी सपोर्ट करते थे, यानी वो तर्कवाद को भी सपोर्ट करते थे और उसके साथ अनुभववाद को भी सपोर्ट करते थे। तो इनका क्या मानना होगा कि जो ज्ञान है वो अनुभव प्राप्त आगे कीजिए, और अनुभव प्राप्त करने के बाद तर्क कीजिए, और उसके बाद जो जानकारी आपको प्रदान हो रही है उसी को ज्ञान बोला जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के क्या स्रोत बताए गए हैं। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बताए गए हैं, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से क्या बताए गए हैं। इसमें बोला गया है कि प्रमाण के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रमाण को इंग्लिश में प्रमाणा बोला जाता है।
चार्वाक दर्शन में बोला गया है कि प्रत्यक्ष के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब क्या? अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे, त्वचा से महसूस करेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे। इन 5 सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बौद्ध और वैशेषिका जो फिलॉसफी है वो क्या बोलता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष क्या? हम अपने सेंस ऑर्गन से देखेंगे। और अनुमान क्या? अनुमान मतलब क्या होगा? अनुमान से कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो समझिए अनुमान से कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनुमान से इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, आप सिगरेट नहीं पीते होंगे, ठीक। कोई बंदा या बंदी भी आजकल तो सिगरेट पीती ही हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लड़के लड़कियां तो बराबर हैं आज की स्थिति में। तो बंदा या बंदी कोई सिगरेट पी रही हैं। क्या पी रही हैं? सिगरेट पी रही हैं। अब सिगरेट पी रही हैं तो सिगरेट पी रही हैं यानी स्मोकिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्मोकिंग कर रही हैं। अब कोई यदि लड़की स्मोकिंग कर रही है तो उसका धुआं या कह सकते हैं जो स्मेल है वो भी तो आएगा। स्मोक का एक होता है ना, वो पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पे बगल में सिगरेट पी रहा है, क्योंकि वैसा महक आएगा, कह सकते हैं वैसा क्या आएगा? महक आएगा। और उस महक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बंदा या बंदी है जो यहाँ आसपास में सिगरेट पी रही है या पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या स्मोकिंग कर रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बौद्ध और वैशेषिका जो दर्शन है वो बोलता है कि प्रत्यक्ष यानी सेंस ऑर्गन्स के आधार पे या अनुमान के आधार पे हम पता लगा सकते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे धुआं उठ रहा है। क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है और आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ से जो आपकी आंखें हैं ये इस धुआं को देख लेती हैं या इस धुआं को एहसास कर लेती हैं, क्योंकि जब धुआं उठता है तो थोड़ा सा एहसास भी होने लगता है। तो आप किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं? आग का अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे आग लगने वाला है या आग लग चुका है, इसलिए यहाँ पे धुआं उठ रहा है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है और ऐसा बौद्ध और वैशेषिका दर्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सांख्य और जैन और योगाचार रामानुज क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान तो आप समझ लिए। अब शब्दों के माध्यम से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं, कितना सारा बोल रहे हैं। मेरा गले में प्रॉब्लम आ रही होगी, पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, 20-30 मिनट से तो बोल ही रहे हैं। तो लेक्चर मेथड से जब आपको पढ़ाया जाता है या कोई बोल के आपके सामने कुछ बताता है तो क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो ये जो सांख्य, जैन, योगाचार, रामानुज आपका सांख्य, जैन, योगाचार, रामानुज और आपके सांख्य, जैन, योगाचार और रामानुज हैं, वो क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 चीजों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। न्याय दर्शन जो है वो एक और बढ़ा दिया इसमें। ये बोलता है कि 4 सोर्सेस से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 चीजें तो आप जान ही रहे थे। उपमान के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उपमान के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में ए और बी, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। इन दोनों के बीच में अंतर करके जो हमें पता चलेगा, जो अंतर का ज्ञान होगा, उसी को हम नॉलेज बोल सकते हैं। उसी को हम क्या बोल सकते हैं? नॉलेज बोल सकते हैं। यानी डिफरेंशियल नॉलेज को न्याय दर्शन नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक, जैसे कि आपके पापा और आप में से बड़ा कौन होगा? पापा होंगे। किस आधार पे होंगे? इनका भी डीओबी होगा, आपका भी डीओबी होगा। दोनों के डीओबी में यदि हम अंतर करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। और जब हमें पता चल गया कि कौन बड़ा है तो बड़ा क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो डिफरेंशियल नॉलेज को न्याय दर्शन नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर दर्शन क्या बोलता है?
प्रभाकर दर्शन आपका बोलता है कि प्रत्यक्ष के माध्यम से तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुमान के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपमान के भी माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थापत्ति यानी इम्प्लीकेशन के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इम्प्लीकेशन, हमने कुछ समझा, उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमको जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, एक ज्ञान का माध्यम है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। भट्ट और अद्वैत वेदांत क्या बोलते हैं? भट्ट और अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, ये 6 प्रकार के चीज़ों को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। 6 प्रकार के चीज़ों को क्या मानते हैं? ज्ञान का स्रोत मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्ञान का स्रोत मानते हैं। वो 6 चीज़ें कौन से हैं? प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान, शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, उपमान यानी आपका वही डिफरेंशियल नॉलेज, अर्थापत्ति इम्प्लीकेशन, अनुपलब्धि यानी आपको कुछ भी चीज़ की प्राप्ति हो जा रही है तो उसको भी ज्ञान माना जाता है। वेदांत दर्शन में क्या बोला जाता है कि आपको निराकार या निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। आपके आत्मा में कोई चीज़ आई और आपको वो ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो 6 प्रकार के सोर्सेस की बात की गई है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि। ठीक, इतना हम लोग समझ लिए। चाहें तो आप ये भी एग्जाम में लिख सकते हैं जो अभी मैंने ऊपर जितना ज्ञान के स्रोत के बारे में पढ़ाया, यदि आप उसको कैच कर लेते हैं, बेहतर राइटिंग है, आप राइटिंग मैनेजमेंट है आपका, तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए मैंने आपको एग्जाम में लिखने के लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध करा दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि आप क्रिटिकल कंडीशंस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ इस प्रकार से एग्जाम में ज्ञान के स्रोत के बारे में एपिस्टेमोलॉजी में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरल भाषा में है, आसान भाषा में है और आपके लिए ही बनाया गया है। ये चीज़ भी वही है, बस क्या है शब्दों में इसको पिरो दिया गया है। सबसे पहला ज्ञान यहाँ पे लिखा क्या है? ज्ञान के 4 मौलिक स्रोत हैं जो अग्रलिखित हैं यानी आगे लिखित हैं। पहला क्या है? इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है। भाई जब हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा नहीं होंगे तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं हम उनके कांटेक्ट में नहीं आ सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते। जब कोई वस्तु हमारे संपर्क में आती है तो वह एक संवेदना उत्पन्न करती है। यह संवेदना ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजना मिलने के कारण ही होती है। यह संवेदना वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इन संवेदनाओं का अर्थ प्रदान हो जाता है और फिर हमें वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण हमें उस वस्तु की जानकारी देते हैं। तो यानी इंद्रिय अनुभवों से हम प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? उत्तेजना होती है यानी कुछ एहसास होता है। ठीक, उत्तेजना होती है। उत्तेजना होने के बाद क्या होता है? हमें एक संवेदना प्राप्त होती है। संवेदना प्राप्त होती है। संवेदना यानी हमें कुछ एहसास होने लगता है। उत्तेजना हुई, हमें कुछ अलग सा लगा और इसके बाद हमें संवेदना हुआ। फिर इसके बाद संवेदना के बाद क्या होता है कि हमें मतलब कि पता चलता है कि कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उठते हैं, देखते हैं और इसके बाद क्या होता है? देखने के बाद हमें उसका अर्थ प्रदान हो जाता है और अर्थ प्रदान होना ही क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कोई व्यक्ति है, सो रहा है, मान लीजिए सो रहा है तो कैसे बनाएंगे? सो रहा है। ठीक, अब सो रहा है, जब व्यक्ति सो रहा है उसके ऊपर कोई चींटी चढ़ी। क्या चढ़ी? चींटी चढ़ी। तो आपको अचानक से तो पता नहीं चल जाता होगा कि हम मतलब सो रहे हैं और मेरे ऊपर मतलब चींटी चढ़ गई है। इसके ऊपर एक चींटी चढ़ती है तो आप तुरंत तो नहीं जानते होंगे कि हमारे पास चींटी चढ़ गई। अब चींटी आपके शरीर पे रेंग रही है। क्या कर रही है? रेंग रही है। तो आपको उत्तेजना होगा। उत्तेजना के बाद संवेदना होगा। संवेदना के बाद आप उसका अर्थ निकालेंगे और अर्थ के बाद आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। सबसे पहले तो जब आपके ऊपर चींटी रेंगेगी तो आपको कुछ एहसास होगा कि कुछ तो रेंग रहा है। फिर इसके बाद आप
अपना उठेंगे, देखेंगे क्या रेंग रहा है, तो देखेंगे कि भाई चींटी है, तो आपको संज्ञान हुआ कि नहीं चींटी रेंग रहा है। इसके बाद क्या होगा कि आप उसको देख के पहचान लिए कि ये चींटी है, तो फिर क्या होगा कि आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया, आप जान गए कि मेरे ऊपर चींटी रेंग रही थी। और अगर आपको पता नहीं है कि वो चींटी है, तो आप बस ये सोचेंगे कि कोई छोटा सा कीड़ा था जो मेरे ऊपर रेंग रहा था, अब ये कीड़ा कौन है। तो वो कीड़ा कौन है जब आप जान गए तो क्या होगा, संवेदना के बाद आपको अर्थ पता चल गया। तो प्रत्यक्षीकरण में यही इसी प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको और पढ़ा दूंगा, अभी के लिए आप ये देख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण चेतन मन में अवधारणाएं उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्षीकरण जब हो जाता है तो ये क्या है, चेतन मन की अवस्था है प्रत्यक्षीकरण। इससे पहले वाला जो जितना था वो अचेतन में था, क्या था, अचेतन में था, वो पूर्ण चेतन में नहीं था। प्रत्यक्षीकरण हो गया मतलब ये चेतन मन में अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट उत्पन्न करता है। हमारा ज्ञान इन अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है। जब हम प्रत्यक्षीकरण कर लिए कि हमारे शरीर पे कीड़ा रेंग रहा था और वो कीड़ा चींटी है, तो चींटी का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। और एक कॉन्सेप्ट कौन बनाता है, प्रत्यक्षीकरण बनाता है। और प्रत्यक्षीकरण किस अवस्था में होता है, तो कॉन्शियस अवस्था में होता है, चेतन मन की अवस्था में होता है। इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, इम्प्रेसिस्ट। इंद्रिय अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और इस थ्योरी को जो मानते हैं कि इंद्रिय अनुभव द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको इम्प्रेसिस्ट यानी अनुभववादी बोलते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट यानी तार्किक प्रत्यक्षवादी बोलते हैं। रियलिस्ट यानी यथार्थवादी बोलते हैं। साइंटिस्ट यानी विज्ञानवादी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट, यथार्थवादी, तार्किक, प्रत्यक्षवादी, अनुभववादी इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत मानते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए सेंस एक्सपीरियंस का। श्यामपट्ट काला है, अपनी आंखों से देखेंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चाय गर्म है, त्वचा के माध्यम से पता चल सकता है चाय क्या है, गर्म है। छू के भाई गिलास को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाय क्या है, गर्म है। इसके बाद क्या है कि आपको स्वाद से भी पता चल सकता है कि चाय गर्म है। आप पिएंगे तो जीभ के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चाय क्या है, गर्म है। इसके बाद पिज्ज़ा टेस्टी है, ये किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 3 एग्जाम्पल हैं जो सेंस बेस्ड ज्ञान है, सेंस बेस्ड ज्ञान है। ठीक, तो ये आपका उदाहरण है एग्जाम में लिखने के लिए। इसके बाद जो ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा स्रोत है वो साक्ष्य है, इंग्लिश में टेस्टिमनी बोलते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभवों पर आधारित ज्ञान है। हमारे जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग किया जाता है। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है, किंतु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं। तो देखिए क्या चीज़ बोला जा रहा है, जब हम दूसरों के अनुभवों तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है। जब व्यक्ति खुद से निरीक्षण नहीं करता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अमेरिका। हर भारत का व्यक्ति तो अमेरिका नहीं गया है, लेकिन वो ये मानता है कि भारत के अलावा एक देश है जिसका नाम क्या है, अमेरिका है। और यूट्यूब जो है उसे अमेरिका ने ही लॉन्च किया है, ये भी उसे पता है। तो ये क्या है, दूसरों के निरीक्षण पर आधारित ज्ञान है। इसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, वो उस निरीक्षण किए हुए ज्ञान पर विश्वास कर लेता है। तो इस प्रकार की जब क्रिया होती, इस प्रकार का जब स्थिति हमें देखने को मिलता है कि दूसरों के निरीक्षण किए हुए या दूसरों के अनुभव पे जो आधारित ज्ञान है उसे हम मान लेते हैं, मान्यता दे देते हैं, तो इस प्रकार के ज्ञान के स्रोत को हम साक्ष्य बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्टिमनी बोलते हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि इस प्रकार के साक्ष्य दूसरे के अनुभव पर आधारित होते हैं, हमारे खुद के अनुभव पर आधारित नहीं होते हैं। हमारे जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग किया जाता है। भाई सारी चीज़ें तो हम खुद अनुभव नहीं ना किए होते हैं, दूसरे कोई बताते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, कहीं देख लेते हैं, सुन लेते हैं, किसी के द्वारा मान भी लेते हैं।
हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा। भाई स्थान की बात हो रही है, भाई अमेरिका को मैं खुद नहीं देखा हूँ जाकर, लेकिन मैं मानता हूँ कि अमेरिका है क्योंकि मैं पप्पू नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। किंतु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में क्या करते हैं, बिलीव करने लगते हैं। तो ये साक्ष्य की बात हो गई। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये आपका अनुभववाद से भी जुड़ा हुआ है। अनुभववाद का अपोजिट क्या है, तर्कवाद। पहले तो हम अनुभव से ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत अनुभव को माने, सेंस एक्सपीरियंस को माने। फिर अब तीसरा प्रकार क्या है, तर्कवाद या बुद्धिवाद, रीजनिंग रेशनलिज्म इसको बोलते हैं, कि अनुभव पे आधारित जो ज्ञान होता है उसके बाद तर्क पे आधारित ज्ञान का नंबर आता है और इसको श्रेष्ठ माना जाता है। जो ज्ञान हम तर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जानिए कि तर्क कैसे आया। भाई अनुभव से ही जब ज्ञान प्राप्त हो जा रहा था तो तर्क की आवश्यकता क्या थी, तर्क से फिर हम ज्ञान क्यों प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, सेंस एक्सपीरियंस से प्राप्त ज्ञान पर संशय संदेह की संभावना होती है। सेंस एक्सपीरियंस से प्राप्त भ्रम को रिमूव करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हमने सेंस से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें कुछ भ्रामक स्थितियां होंगी, कुछ कंट्रोडिक्शन होगा, कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थितियां होंगी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, तर्क का इस्तेमाल करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देख के समझा जाए। एग्जाम्पल, लद्दाख या देहरादून दोनों क्या है, ठंडी जगह है। कैसी जगह है, ठंडी जगह है। ये सत्य बात है। क्या बात है, सत्य बात है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई सेंस और गन्स से जो ज्ञान मिलेगा हम उसको मानेंगे। तो कोई व्यक्ति है वो ड्रिंक यानी शराब वगैरह पी के देहरादून चला जाता है, लद्दाख चला जाता है, बहुत शराब पी लेता है, तो फिर उसे क्या होगा, ठंडी का अनुभव होगा क्या, उसको तो लगेगी गर्मी। क्या लगेगी, गर्मी, क्योंकि उसने बहुत सारा शराब पी लिया है। तो उसको लगेगा कि देहरादून क्या है, ठंडी जगह नहीं है तो गर्मी जगह है। तो ऐसे में उसका अनुभव से प्राप्त हुआ अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वो सत्य होगा या असत्य होगा, तो असत्य होगा। तो अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमेशा हर स्थिति में सत्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे तर्क करने की ज़रूरत होती है। हम तर्क करेंगे कि भाई जो व्यक्ति था वो दारू पी के गया था, वहाँ शराब पी के गया था, इसलिए उसे वो जगह गर्मी लगी, बाकी वो असल में क्या है, ठंडी जगह है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्नैक का नाम आपने सुना होगा, सांप जिसको बोलते हैं। वो ब्लू और ग्रीन दो कलर में देखता है, लेकिन जो मानव है वो BGR यानी ब्लू ग्रीन रेड तीनों कलर में देखता है। तो मछली जब बोल रहे हैं सर्प कुछ चीज़ देखेगा तो उसको अलग दिखेगा, और उसी चीज़ को यदि मानव देखेगा तो उसे अलग दिखेगा। तो दोनों के देखने में अंतर है कि नहीं, लेकिन वस्तु जैसी फॉर्म में है, जो उसकी रियल अवस्था है, मान्य तो वही होगी। तो इसलिए अनुभव पे आधारित ज्ञान हर जगह पे सत्य नहीं होता है। तीसरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पृथ्वी पे जब हमारे आई का कांटेक्ट होता है, पृथ्वी को जब हम अपने आँखों से देखते हैं तो हमें समतल लगती है, मैदान टाइप का लगता है। लेकिन क्या है, ये असत्य है। पृथ्वी मैदान टाइप की नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोल है। कैसी है, गोल है, और यही चीज़ सत्य है। तो देखने से तो हमें समतल लग रही है, तो क्या ये ज्ञान सत्य है? नहीं। इस पे तर्क हम करते हैं और फिर हमें रियल ज्ञान प्राप्त होता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो अनुभव पे आधारित हर ज्ञान सत्य नहीं होता है, इसलिए तर्क करने की आवश्यकता पड़ गई और हम तर्क को लाए कि तर्क से भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। चौथा उदाहरण, मशरूम, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, खूखड़ी। काफ़ी लोग खाए होंगे, कुछ लोग नहीं भी खाए होंगे, कुछ तो नाम भी नहीं सुने होंगे। तो बताइएगा कि खूखड़ी का नाम आप लोग सुने हैं या खाए हैं कि नहीं खाए हैं। मेरे गांव में होता है, भिजवा देंगे आपके लिए। ठीक, तो मशरूम का स्वाद अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लोग सोचते हैं मिल जाता मशरूम। तो ये क्या है, ये सेंस एक्सपीरियंस से प्राप्त ज्ञान है कि हमने क्या किया, मशरूम एक बार खाया, क्या किया, खा लिया, और हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बाद हम सबको बताने लगे मशरूम बहुत अच्छा है, खा लीजिए, मशरूम बहुत अच्छा है, खा लीजिए। लेकिन इसके आगे का ज्ञान क्या है, हम यहीं पे रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड हमारा ज्ञान था कि मशरूम का स्वाद अच्छा है,
लेकिन कुछ जंगली मशरूम होता है जो कि जहरीली होती है। कुछ जंगली मशरूम में जहर भी पाया जाता है, उसे खाने से मृत्यु हो सकती है। तो मशरूम का स्वाद अच्छा होता है, ये ज्ञान पूर्णतः सत्य नहीं था। क्या था? पूर्णतः सत्य नहीं था, इसमें भ्रामक स्थितियां थी। कुछ जंगली मशरूम भी होता है, तो हमें देख कर परख कर खाना होगा। सारे मशरूम स्वाद में अच्छे नहीं होते, कुछ में कुछ जहरीली भी होती है। तो यहाँ पे रीजनिंग हमें करने की आवश्यकता पड़ी पूर्णतः सत्य को पाने के लिए। तो इस प्रकार तर्क पे आधारित ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसको बहुत अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड के सेंस एक्सपीरियंस ज्ञान के बाद लॉजिकल ज्ञान को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें आप एग्जाम में क्या लिख सकते हैं? तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है, वे मेंटल प्रोसेस है। हमारा बहुत कुछ ज्ञान तर्क पर भी आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान निर्माण किया जाता है। इस प्रकार तर्क अनुभव पर कार्य करता है, उसे ज्ञान में परिवर्तित करता है। देखिए, इसका एकदम छोटा सा प्रोसेस है कि भाई हम अपने सेंस ऑर्गन से कुछ चीज़ देखेंगे या कुछ चीज़ महसूस करेंगे तो हमें क्या होगा? अनुभव मिलेगा। क्या होगा? अनुभव मिलेगा। और मिले हुए अनुभव पे हम क्या करेंगे? तर्क करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और फिर जो ज्ञान हमें मिलेगा, जो नई जानकारी मिलेगी, उसको ज्ञान मानिए तो गलत नहीं होगा। जितना अनुभव मिलेगा उस पे तर्क कीजिए अनुभव पे, और वो ज्ञान में आपका परिवर्तित होता जाएगा। अब चौथा चीज़ क्या है, और ये लास्ट आपका ज्ञान का स्रोत है आज का, अंतःप्रज्ञा तथा अंतःप्रज्ञावाद। इंग्लिश में हम बोलेंगे इंट्यूशन एंड इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशनिज्म बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक। यह भी ज्ञान का एक प्रधान स्रोत है। अंतःप्रज्ञा से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में पा जाना। मन का मतलब क्या? आत्मा में पा जाना, आत्मा प्राप्ति, आत्म सिद्धि सुने होंगे ना, जैसे गौतम बुद्ध भगवान को प्राप्त हो गई थी। वही वो एक जगह पे जाकर तपस्या किए, उनको 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ, और इस प्रकार के ज्ञान को हम अंतःप्रज्ञा पर आधारित ज्ञान बोलते हैं। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि हमें उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं होता, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्ञान की व्यवस्था है कि इसमें कोई तर्क नहीं होता है, और इसका प्रमाण बस एक ही होता है कि उस ज्ञान पे हमको भैया पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। तो इस प्रकार ज्ञान के 4 स्रोत देखे गए। आपका ज्ञान के 4 स्रोत इस प्रकार टोटल देखे गए। पहला आपका सेंस एक्सपीरियंस पे आधारित ज्ञान हुआ, और दूसरा आपका साक्ष्य आधारित ज्ञान हुआ कि भाई दूसरे के अनुभवों को मान लेते हैं। तीसरा तर्क पे आधारित ज्ञान हुआ, और चौथा आपका अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद यानी कि इंट्यूशन पे आधारित ज्ञान हुआ। तो इंद्रिय अनुभव और तर्क पे आधारित ज्ञान को ज़्यादा प्रेफर कौन करते हैं? वेस्टर्न ट्रेडिशन वाले करते हैं। कौन करते हैं? वेस्टर्न ट्रेडिशन वाले करते हैं। और इसके बाद अंतःप्रज्ञा को थोड़ा बहुत इंडियन फिलॉसफी में प्रेफर किया जाता है। और इंडियन फिलॉसफी में मैंने आपको प्रमाण यानी कि प्रमाण का काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि हर प्रकार के जो दर्शन होते हैं वो किस पे आधारित ज्ञान को मानते हैं, मतलब ज्ञान के स्रोत को किसे मानते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान के टोटल स्रोत 6 बताए गए हैं। वेस्टर्न ट्रेडिशन में ज्ञान के 2 स्रोत बताए गए हैं, इंद्रिय अनुभव तर्क पे आधारित, ठीक। और ये दोनों को, इंद्रिय और तर्क दोनों को जो ज्ञान का स्रोत मानते हैं वो जर्मन के एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है कांट। वो मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव भी है और तर्क भी है। इंद्रियों से आगे हम अनुभव प्राप्त करेंगे और उस पर क्या करेंगे? फिर हम तर्क करेंगे, फिर जो जानकारी प्राप्त होगी उसे हम ज्ञान के रूप में मान्यता देंगे। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को कुछ हेल्पफुल रही होगी, कुछ न कुछ ज़रूर समझने को मिला होगा। और यदि कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया है तो वही कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी एमएड के एस्पिरेंट्स हैं या एमएड के जितने भी टीचर ट्रेनी हैं उनके पास। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।